अंटार्कटिका के होने की पॉसिबिलिटी करीब 2000 साल पहले से थी। इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस नाम के एक काल्पनिक एरिया के रूप में जानते थे। यूरोपीय मैप्स में इस काल्पनिक भूमि को तब तक दिखाते रहे जब तक कि 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अपने 2 जहाजों के साथ अंटार्कटिक सर्किल को पार करके उस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर दिया। लेकिन बहुत ज्यादा ठंड के कारण कैप्टन कुक को अंटार्कटिक के सागर तट से 121 किलोमीटर दूर से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सन 1820 में रूसी सेलर्स ने अंटार्कटिक को पहली बार देखा। इसके बाद कई सेलर्स को इस बर्फीली जमीन को देखने का मौका मिला। 27 जनवरी 1820 में कुछ रूसी अभियान करते रहे थे और वे अंटार्कटिका में 32 किलोमीटर तक अंदर गए थे और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान देखे। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अंटार्कटिका की जमीन पर पहली बार वेस्ट अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस 17 फरवरी 1821 को वहां पर गया था, लेकिन इतिहासकार इस क्लेम को सही नहीं मानते हैं। मिस्ट्री नंबर 1। अंटार्कटिका पर लिविंगस्टन नाम का एक आइलैंड है। यह साल 1980 में चिली के खोजकर्ताओं को एक महिला की खोपड़ी और जांघ की हड्डी मिली, जो कि 175 साल पुरानी थी। ये कहा जाता है कि वो महिला चिली की थी। इसकी मौत 21 साल की उम्र में साल 1819 से 1825 के अंदर हुई थी। बताया जाता है कि अंटार्कटिका में ये अब तक का सबसे पुराना इंसानी अवशेष है। जिस जगह पर इस महिला के अवशेष मिले हैं वो साउथर्न चिली से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो महिला यहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि डोंगियों के जरिए इतना लंबा सफर तय करना पॉसिबल नहीं है। चिली के खोजकर्ता विलियम स्मिथ का कहना है कि नॉर्थ गोलार्ध से अंटार्कटिका आने वाले समुद्री खोजकर्ताओं के लिए यह महिला गाइड थी। अर्जेंटीना की साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च काउंसिलिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थर्न चिली के लोगों के साथ सीलरों के अच्छे रिश्ते थे। कभी कभी वो सील की खाल, अपने तजुर्बे और जानकारियां भी उनके साथ शेयर करते थे, लेकिन दोनों की संस्कृति एक दूसरे से अलग थी और कभी कभी दोनों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। ये सेलर फीमेल को उठाकर ले जाते थे और दूर ले जाकर बेसहारा छोड़ देते थे, लेकिन उस समय की घटनाओं के कोई लिखित सबूत नहीं है, इसलिए इस महिला के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिस्ट्री नंबर 2। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो, तो इस वजह से उस पर शोध किया गया। 1950 में रोस आइस शेल्फ पर शोध किया गया। इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की आइस गाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवाएं इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक आवाज निकलती है, मानो कोई महिला रो रही हो। ये आवाज आम लोगों को नहीं सुनाई देती है, लेकिन सिस्मिक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से इसी प्रकार की आवाजें आती रहती है। ये आवाज वहाँ के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग प्रकार की होती है। मिस्ट्री नंबर 3। अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल झील है। वैसे ही यहाँ एक और बर्फ की चादर है, जहाँ एक विशाल चट्टान मौजूद है जो कई करोड़ों साल से वैसी की वैसी है। 1950 में बर्फ की विशाल चादर के नीचे कुछ खोजकर्ताओं द्वारा 2700 मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान की खोज की गई थी, जिसका नाम रखा गया था गेम्टसेव पर्वत श्रृंखला, जो 1200 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। जियोलॉजिस्टिक्स और वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत श्रृंखला करीबन 1 बिलियन साल पुरानी है और इसके पीछे का कारण भी आज तक कोई शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाया है कि इतने सालों बाद तक भी कैसे इस पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं आया है। मिस्ट्री नंबर 4। अंटार्कटिका के मैकमर्डो ड्राई वैली में टाइलर ग्लेशियर से निकलता है रक्त झरना। ये झरना अंटार्कटिका के बनी झील में गिरता है। कुछ आर्टिकल के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर है और यहाँ का एवरेज तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। ब्लड फॉल्स ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसकी वजह ढूंढने के लिए कई रिसर्चर ने कई रिसर्च किया और इसके कई रिजल्ट पाए, लेकिन कुछ ठोस वजह पता नहीं चल पाई। लेकिन कुछ साल पहले ब्लड फॉल्स के रहस्य की वजह पता चली। ग्लेशियर के नीचे सब ग्लेशियर नदियों और सब ग्लेशियर झीलों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मिला है। सारी सब ग्लेशियर नदियाँ और सब ग्लेशियर झीलें खारे पानी से भरे थे। इस खारे पानी में लोहे की मात्रा बेहद ज्यादा थी। इसी वजह से झरने का रंग गहरा लाल हो गया। इस स्टडी के अनुसार सब ग्लेशियर नदियों और सब ग्लेशियर झीलों का खारा पानी लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग और नमक की वजह से लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। अंटार्कटिका में करोड़ों साल पहले मौजूद थे रेन फॉरेस्ट। साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च की टीम को पश्चिमी अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के पास बर्फ के नीचे कुछ अवसाद यानी कि डिप्रेशन मिले थे। इसे देखते हुए वैज्ञानिक समझ गए कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। अवसाद की एक सतह अलग ही रंग की थी जो करीब 9 करोड़ साल पुरानी थी। इसे लैब में लाकर कंप्यूटर टोपोग्राफी स्कैनर से जांच की गई। डिजिटल इमेज से पता चला कि इसकी पूरी मिट्टी की जड़ों का एक घना जाल है। ये मिट्टी कोई नॉर्मल मिट्टी नहीं है, बल्कि इसमें पुरातन काल के बीज और पौधों के अवशेष भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि
अवशेष क्रिटिसियस काल के हैं। क्रिटिसियस काल को 14 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले तक का युग माना जाता है। पश्चिमी अंटार्कटिका में लगभग 9 करोड़ साल पहले रेन फॉरेस्ट रेत है। ये से फॉरेस्ट फिलहाल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्रिटिसियस काल को डायनासोर का काल भी कहा जाता है। उस दौरान धरती पर विशालकाय डायनासोर रहा करते थे। उस दौरान तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था। गर्मी में तापमान 19 डिग्री तक हो जाता था, जबकि पानी का 20 डिग्री तक तापमान रहता था। शोध से एक और बात निकलकर सामने आई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस से तापमान इतना ज्यादा बनाने में सक्षम है। जहां आज बर्फीला अंटार्कटिका है, वही रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। 4 महीनों तक अंटार्कटिका में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, तो वहाँ तापमान इतना ज्यादा कैसे है? ये समय वैज्ञानिकों का तर्क है कि उस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण पृथ्वी का तापमान ज्यादा था। ये समय शोधकर्ताओं का कहना है कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघली तो क्या होगा? अंटार्कटिका में मौजूद जितनी भी बर्फ की मोटी चादर वह सब पिघलने लगे तो क्या हो सकता है? अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने से पूरी दुनिया में समुद्र का जलस्तर 60 मीटर बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर ग्रीनलैंड की सभी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर 6 मीटर तक बढ़ सकता है, जिसके कारण अगर ये बर्फ पिघलती है तो पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, यानी पूरी दुनिया में प्रलय का मंजर छा जाएगा। अमेरिकी एजेंसी नासा के मुताबिक ये पता चला है कि 25 सालों में अंटार्कटिका के आसपास बर्फ के जमने या पिघलने से उसके आकार में काफी बदलाव होता रहा है। जहां हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है, तो वहीं पूरी तरीके से बर्फ के मोटी चादरों के हिस्सों पर नजर रखना या इस पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर अंटार्कटिका का तापमान बढ़ता है तो वहाँ मौजूद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। अगर अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने लगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखेगा।